So hi everyone, hope you guys are doing very well. So from today we are going to start our revision lectures of CA Inter Corporate Law, and we have started from our first chapter, that is registration of charge. That will be very interesting and very easiest chapter of this corporate law. So without wasting any more time, let's jump to our chapter, that is registration of charges. So what you have studied in this, first of all, let me give you the brief of whole chapter कि कितना sections हम इसमें पढ़ने वाले हैं. टोटल अप्रोक्सीमेट 11 सेक्शंस हम पढ़ेंगे हम इसमें. सेक्शन 77 से लेके 87 तक. तो वन बाय वन कवर करते हैं इसको. बट सेक्शंस पे जंप करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताना चाहूंगा, दैट इज कि चार्ज क्या होता है. जैसे हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ चार्ज. चार्ज क्या होता है? चार्ज एन इंटरेस्ट और लीन created on the property or asset of the company as in security toward the another person. मतलब अगर कंपनी ने अपनी एसेट के ऊपर किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट किया है तो उसको बोलते हैं हम चार्ज. क्यों क्रिएट किया है? ताकि सामने वाले को सिक्योरिटी मिल जाए. सर इसके एग्जांपल दो. एग्जांपल बेहतरीन है इसके मेरे पास. अब मैंने एसबीआई बैंक से कोई लोन लिया, बदले में एक प्लॉट गिरवी रख दिया. अब प्लॉट के जो पहले इंटरेस्ट था वो 100% मेरे पास था. प्लॉट का इंटरेस्ट मतलब अधिकार अधिकार 100% मेरे पास था. अब मैंने उसमें से कुछ अधिकार बैंक के पास रख दिया, दैट विल बी कॉल्ड एज चार्ज. कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ इंटरेस्ट कुछ अधिकार किसी और के पास रख दिया टुवर्ड अ सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी कॉल्ड एज चार्ज. अब देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस. फर्स्ट इज फिक्स्ड चार्ज एंड सेकंड इज फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स्ड चार्ज इज created on the asset that is of permanent in nature. The charge which is created over a permanent nature asset called as fixed charge, and which are fluctuating in nature means when the company is created a charge on a fluctuating assets called as floating charge. So give us the example. Example of fixed is land, building, machinery, and example of floating is stock, debtors and raw material also. अब fixed charge is comparatively less risky and floating charge is comparatively high risky because fix में हमारे पास टाइटल डीड रखी होती है, बैंक के पास टाइटल डीड रखी होती है तो रिस्क कम हो जाता है. बट फ्लोटिंग में उसके पास कोई ऐसी डीड नहीं होती तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है. फिक्स चार्ज कभी भी फ्लोटिंग में कन्वर्ट नहीं होता, बट फ्लोटिंग कन्वर्ट हो जाता है जब डिफॉल्ट हो जाता है. हम पढ़ेंगे आगे कंसेप्ट है क्रिस्टलाइजेशन, जहां पे हम पढ़ते हैं कि अगर मान लो डिफॉल्ट हो गया तो फ्लोटिंग फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जनरली जनरली ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फ्लोटिंग के केस में उसके पास राइट टू यूज भी होता है, राइट टू सेल भी होता है. मतलब वो सेल भी कर सकता है, यूज भी कर सकता है. बट फिक्स के केस में वो सिर्फ और सिर्फ यूज कर सकता है, सेल बिल्कुल भी नहीं कर सकता. बट इफ ही हैज ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द चार्ज होल्डर से कंसेंट उसने ले ली है तो वो सेल भी कर सकता है. तो सेल की बात यहां बोली गई है. विदाउट द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर फिक्स के केस में वो बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकता. बट यहाँ पे विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर ही में सेल द एसेट्स. बाकी आप इजी आप कर सकते हो, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. उसके बाद अब हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. क्रिस्टलाइजेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है, फ्लोटिंग चार्ज था मतलब एसेट हमारे पास रखी हुई थी, यूज का राइट हमारे पास था, सेल का राइट हमारे पास था. बट अगर मान लो ड्यू डेट पे सामने वाले पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया और डिफॉल्ट करने के बाद क्या हुआ, अब ना तो वो पेमेंट दे रहा, तो हम क्या करें, उसके सारे स्टॉक को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, सीज कर लेंगे. इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अब सर किस किस केसेस में ये हो सकता है? या तो जिसने लोन लिया था, लेट्स से कंपनी बोरोवर, वो लिक्विडेशन में चली गई हो, या उसने कंपनी का बिजनेस कैरी करना ही बंद कर दिया हो, या फिर कोई रिसीवर अपॉइंटेड हो और कोई डिफॉल्ट में किया हो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे करने में. तो बैंक क्या कहेगा कि आप सारा का सारा स्टॉक हमारे पास रख दो, क्योंकि उसके बाद ना तो आप सेल कर सकते हो, ना ही उसको यूज कर सकते हो. मतलब जब फ्लोटिंग चार्ज को बैंक सीज कर लेती है तो कंपनी के पास ना तो उसको यूज करने का राइट होता, ना ही सेल करने का राइट होता. इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. गॉट इट? अब चार्ज क्रिएट करने के ना तीन मेथड्स होते हैं. पहला मॉर्गेज, सेकंड हाइपोथेकेशन और थर्ड इज प्लेज. अब टाइप ऑफ एसेट्स, मॉर्गेज हमेशा यूज होता है इमूवेबल के लिए, हाइपोथेकेशन हमेशा यूज होता है मूवेबल के लिए, एंड प्लेज हमेशा यूज होता है पोर्टेबल एसेट के लिए, मतलब जो उठा के सामने वाले को गिरवी रख सके. जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दैट इज गोल्ड. ओके. अब मॉर्गेज में पोजेशन किसके पास होता है? एसेट का बोरोवर के पास. हाइपोथेकेशन में भी बोरोवर के पास, बट प्लेज में लैंडर के पास, मतलब बैंक के पास. एग्जांपल सर, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, प्लांट.
हाइपोथेकेशन कार व्हीकल डेटर्स एंड प्लेज मतलब गोल्ड ज्वेलरी शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड एफडी जो हम उठा के गिरवी सामने वाले को रख सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा कंसेप्ट सेक्शन में 77 कि अगर एक बार चार्ज क्रिएट हो गया तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू गेट इट रजिस्टर्ड अंडर आरओसी। तो सेक्शन 77 पे जंप करते हैं सबसे पहले, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द कंपनी, कि सबसे पहली रिस्पांसिबिलिटी कंपनी की बनती है कि वो चार्ज को रजिस्टर्ड करवाए। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी टू क्रिएट द चार्ज ऑन इट्स अंडरटेकिंग वेदर टेंजिबल और अदरवाइज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या बोला है इसने, टू रजिस्टर। अब हर एक कंपनी की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी उसने चार्ज क्रिएट किया है, चाहे वो टेंजिबल पे किया हो, चाहे वो इनटेंजिबल पे किया हो, चाहे वो इन इंडिया वाले एसेट पे किया हो, चाहे वो आउटसाइड इंडिया वाले एसेट पे किया हो, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ओके, और जो चार्ज डीड होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो चार्ज होल्डर के द्वारा भी और बोरोवर के द्वारा भी साइन होने चाहिए। अब किस फॉर्म में वो बताएगी आरओसी को, वो फॉर्म नंबर है हमारा CHG1। अब बात सुनो, अगर मैंने लोन लिया है तो CHG1, अगर मैंने डिबेंचर्स लिए हैं, मतलब लोन लेके डिबेंचर्स दिए हैं, तो CHG9। ओके, और 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन चार्ज क्रिएट किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर मुझे इंस्ट्रूमेंट्स मतलब लोन एग्रीमेंट हो गया, मोर्गेज डीड हो गया, प्लस CHG1 वो हमें 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को नोटिफाई करना पड़ेगा। अब ये बताओ सर, क्या ये जरूरी है, मतलब क्या डिले नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंडिया में प्रोविजंस क्या होते हैं, टूटते ही हैं, कि बनाए क्यों जाते हैं, ओवरराइड करने के लिए। ये इंडियन सिटीजन्स का एक मतलब यूजुअल खेल बन गया है कि टाइम पे कुछ करना ही नहीं है। तो अगर मान लो 30 दिन का जो मिनिमम पीरियड है उसमें उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो 2 बार कॉन्डोनेशन मिल सकते हैं, उसके 2 बार माफीनामा मिल सकता है। पहले माफीनामा मिलेगा, पहले 30 दिन का एक्सपायर हो गया, अगले 30 दिन का कि हम आपको 30 दिन और दे रहे हैं, आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो, पर पे क्या करनी पड़ेगी, जो ओरिजिनल फीस है वो भी, और साथ में एडिशनल फीस। साथ में सेकंड डोनेशन फीस क्या, एड वेलकम फीस। मतलब अगर पहले 30 दिन में नहीं करवाया तो अगले 30 दिन, अगले 30 दिन में नहीं करवाया तो अगले 60 दिन मिलेंगे उसको, बट उन 60 दिनों में एड वेलकम फीस पे करनी पड़ेगी। एड वेलकम फीस क्या होती है, फीस दैट प्रोपोर्शनेट टू कंपनी, मतलब बाय शेयर की कंपनी तो अलग फीस होगी उसकी, बाय हमारी गारंटी तो अलग फीस होगी, तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कॉल्ड एज एड वेलकम। अब वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज, यह बात हो रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने क्रिएट किया था क्रिएशन ऑफ चार्ज का, उसको वेरीफाई कौन करेगा, उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, उसको साइन कौन करेगा, डिपेंड करता है कि सिचुएटेड कहां पे है प्रॉपर्टी। मतलब जिस प्रॉपर्टी पे हमने चार्ज क्रिएट किया था वो कहां सिचुएटेड है। पहली बात है यहाँ पे आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो साइन कौन करेगा, या तो कंपनी की सीई या एनी डायरेक्टर्स या कंपनी के सेक्रेटरी या एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर या फिर एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन की प्रॉपर्टी किसी और की है, उसके बिहाफ पे लोन मैं ले रहा हूं, मतलब मेरे घर वाले की प्रॉपर्टी है उस पर मैं लोन ले रहा हूं, तो उस इंटरेस्टेड पर्सन की भी साइनिंग इस पे चाहिएगा। अगर इन इंडिया प्रॉपर्टी है तो डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई और ऑथराइज्ड पर्सन। तो ये था अपना कंप्लीट प्रोविजन सेक्शन नंबर 77 का पहला पॉइंट। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर एक बार आरओसी सेटिस्फाइड हो गया कि जो CHG1 में इंफॉर्मेशन फाइल करी है बिल्कुल ट्री एंड करेक्ट है, तो आरओसी CHG2 में एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, किसको सर, कंपनी को और चार्ज होल्डर को। गॉट इट। और सेक्शन 77 सीजी, जो चार्ज सीजी ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। अब नोट्स में से जो रेलेवेंट सेक्शन हमारा उसके साथ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रखे हैं, आप लोग इसको रेफर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एमसीक्यूज भी है, यू कैन रेफर दैट। आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन कंसेप्ट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉट सॉरी इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब अगर मान लो बाय होल्ड कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा, वो हमारा इसमें कंसेप्ट है। अगर बाय चांस उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। बात सुनो, जब एसेट दी थी तो सिक्योरिटी के लिए दी थी और लोन क्या था, सिक्योर्ड, बट अगर वो रजिस्टर्ड हमने आरओसी को नहीं करवाया तो उसको सिक्योर्ड से गिरा के अनसिक्योर्ड मान लिया जाएगा, और जो उसका राइट क्लैरिटी पे था वो लिस्ट कर दिया, लास्ट में कर दिया जाएगा। गॉट इट। अब अगर कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो जो चार्ज क्रिएट हुआ था वो वॉइड माना जाएगा, और कंसिस्टेंटली अनरजिस्टर्ड चार्ज बिकम एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। मतलब चार्ज क्रिएट हुआ था ना, वो ये मान लिया जाएगा कि कभी हुआ ही नहीं था, और उस क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड मान लिया जाएगा। सेकेंड, even if the winding up not commence, the unregistered charge shall be
continue to be valid. Hence, unregistered charge holder shall continue to be secured creditor. However, if the winding up has not commenced, the unregistered charge shall continue to be valid, and hence the unregistered charge holder shall continue to be secured creditor. पर ये केस सिर्फ जब ही आएगा जब वाइंडिंग अप हो सकते हैं, वाइंडिंग अप नहीं हुई है तो अनरजिस्टर्ड भी वैलिड माना जाएगा. और वाइंडिंग अप unregistered charge shall become void against the liquidator and other creditor of the company. पर वाइंडिंग अप के टाइम पे जो अनरजिस्टर्ड चार्ज है वो void हो जाएगा, कोई भी पर्सन उसको एनफोर्स नहीं कर पाएगा, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो लिक्विडेटर, कोई भी. Got it? If the company creates a subsequent charge which is registered, such subsequent charge shall have priority over the previous unregistered charge. सर इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है, अब एक कंपनी है, उसने फर्स्ट जून पे एक चार्ज क्रिएट किया बट रजिस्टर्ड नहीं करवाया, बट उसी प्रॉपर्टी को उसने 1 जुलाई पे एक और लोन ले लिया. बाकी पॉसिबल नहीं है बट केस दिया हुआ है, हमें वो पढ़ना पड़ेगा. बट 1 जुलाई वाला उसने रजिस्टर्ड करवा दिया. अब ये बताओ वाइंडिंग के टाइम पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डेफिनेटली सेकंड वाले को, क्योंकि वो क्या है, रजिस्टर्ड है. बस ये हमें आपको बताना था. डन एवरीबॉडी. अब सेकंड हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 78, दैट इज रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर. अब बात सुनो, सेक्शन 77 में क्या बोला है कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो उसकी खामियां किसको भुगतनी पड़ेंगी? अल्टीमेटली चार्ज होल्डर को भुगतनी पड़ेंगी. क्यों? क्योंकि उसको सिक्योर्ड से गिरा के अनसिक्योर्ड पे ला दिया जाएगा. तो 9 साथी हुई उसके साथ. तो इसीलिए एक अपॉर्चुनिटी सेक्शन 78 में उसको भी दी गई कि आपको भी अपॉर्चुनिटी हम देते हैं, क्योंकि कंसिक्वेंसेस तो आपको ही बेयर करने पड़ेंगे ना, इसलिए हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप भी चार्ज को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. पहला, if the company fail to register within 30 days, the charge holder may make an application. अगर मान लो कंपनी फेल हो गई है तो चार्ज होल्डर भी एप्लीकेशन कर सकता है CHG 1 में या CHG 9 में एज एप्लीकेबल. ओके, अब जब चार्ज होल्डर से एप्लीकेशन मिल गई है ROC को, तो ROC एक नोटिस कंपनी को देगी और कंपनी से पूछेगी ऐसी ऐसी एप्लीकेशन मेरे पास चार्ज होल्डर से आई है, आपने ऐसा कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, आप हमें 14 डेज के अंदर अंदर कंफर्म कीजिए. अब 14 डेज के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन कर दिया कंपनी ने तो ROC उसको रजिस्टर्ड नहीं करेगी. बट अगर 14 डेज के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ROC मान लेगी कि इसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है और उसको रजिस्टर्ड कर देगी. बस. Got it? However, registrar shall not allow such registration by charge holder if the company itself or company shows sufficient cause. चार्ज शुड नॉट बी रजिस्टर्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कंपनी ने शो कर दिया कि चार्ज तो गलत है, एप्लीकेशन गलत आई, हमने कोई ऐसा लोन लिया ही नहीं है, या फिर कंपनी खुद ही करवा दे, तो चार्ज होल्डर की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. रिकवरी ऑफ फीस with the application is the charge holder attempt to recover the fees from company. अब एक बार चार्ज होल्डर ने सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन कर दी CHG 1 में ROC को, तो जो भी फीस लगी होगी, लीगल एक्सपेंसेस लगे होंगे, वो कंपनी से रिम्बर्स करा सकता है डेफिनेटली. ओके, ये एमसीक्यूज आप कर सकते हैं इसमें. उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मुश्किल, दैट इज सेक्शन 79, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. ओके, अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 79B, दैट इज modification of charge. Any modification in the charge to be registered by the company in accordance with section 77. अगर कोई भी modification चार्ज में हुआ है, कोई भी कैसा भी modification चार्ज में हुआ है, तो वो हमें तुरंत ROC को बताना पड़ेगा. Even if the right is assigned to third party, it will be regarded as modification. अगर हमने चार्ज होल्डर का जो राइट है वो किसी और को दे दिया हो, थर्ड पार्टी को दे दिया हो, तो वो भी modification माना जाएगा. ओके, अब सच मॉडिफिकेशन टू रजिस्टर्ड विद ROC इन फॉर्म नंबर 1 और 9, फॉर्म नंबर सेम रहेंगे हमारे, मॉडिफिकेशन 1 में या 9 में करना पड़ेगा. और जो मॉडिफिकेशन का इंटीमेशन हमने ROC को दिया है वो उसको CHG 3 में रजिस्टर्ड कर देगा और एक सर्टिफिकेट कंपनी को प्रोवाइड कर देगा कि हमने आपकी मॉडिफिकेशन को रजिस्टर्ड कर लिया है. अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है मॉडिफिकेशन के, वो सुनो. पहला, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस फर्स्ट. सेकंड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट कि 1 CR का लोन था, इंक्रीज कर दिया 1.2 CR या फिर डिक्रीज कर दिया 80 लाख. Where the modification is shading by pari passu charge, मतलब इसका ये है कि मैंने अपना चार्ज प्रोपोर्शनली बेस पे किसी और को ट्रांसफर कर दिया. जैसे मैंने 1 CR का लोन लिया हुआ था, अब मैंने वो किसी और को दे दिया,
मतलब 50 लाख का लोन किसी और के नाम कर दिया, तो मैंने वो मॉडिफिकेशन, मतलब मैंने वो चार्ज जो क्रेडिट किया था 50% किसी और के नाम पे कर दिया, कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन। थर्ड वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, रीपेमेंट शेड्यूल चेंज हो गया, या फिर पार्शियल रिलीज हो गया, मतलब कुछ मैंने रीपे कर दिया, कुछ भी रहता है पार्शियल रिलीज हुआ है तो वो भी हमारा मॉडिफिकेशन में माना जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 79 बी। अब यहाँ पे एक हमारा सेक्शन और आता है, इंपोर्टेंट नहीं था तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो पर करना जरूर है, वो सेक्शन 79 ए। इसमें ये बात है, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक बोरोवर है, यहाँ पे एक बायर है, यहाँ पे हमारा चार्ज होल्डर था। अब जो बोरोवर ने चार्ज होल्डर की एसेट गिरवी रखी हुई थी वो इसने परचेज कर ली। अब यहाँ पे इस बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आरओसी को इंटीमेट करे फॉर सच मॉडिफिकेशन। बस ये बात है सेक्शन 79 ए, देख लेना एक बार ये, ठीक है। उसके बाद बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, सेक्शन 80। व्हाट सेक्शन इट इज? डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। व्हाट इज दिस? डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। क्या होता है ये? जिस दिन से चार्ज हमारा रजिस्टर्ड हो गया उस दिन से ये मान लिया जाएगा, उस दिन से ये मान लिया जाएगा कि पूरी पब्लिक को उस चार्ज की रजिस्ट्रेशन की नॉलेज हो गई है। वंस द चार्ज has registered under ROC, it will become a public document, and anyone who entered with an agreement with the company is presumed to have the knowledge of such a charge. All charge registered with the assured public document, ये मैं बता चुका हूं आपको। Any document filed with ROC as a constructive notice, मतलब अगर एक बार हमने ROC को भेज दिया कोई नोटिस या फिर कोई डॉक्यूमेंट, तो ये मान लिया जाएगा कि वो पब्लिक को भी पता चल गया है। ओके, और कौन सी डेट से माना जाएगा? फ्रॉम डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसने रजिस्टर्ड कर दिया, आरओसी ने सेजी 2 फाइल कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो उस दिन से मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा कि सारी पब्लिक को ये बात पता है कि मैंने अपने प्लॉट पे एक लोन लिया हुआ है। नो रिकवरी ऑफ डैमेज, इसमें बात देखो क्या बहुत, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, फर्स्ट वाला देख लेना एक बार। इसमें ये बात है, अगर कोई पर्सन ट्रांजेक्शन एंटर करता है बिना वेरीफाई किए, देखो जैसे केस लेते हैं, अब मैंने कोई प्रॉपर्टी प्लेज कर रखा था, फिर चार्ज क्रिएट कर रखा था उस पे, अब मैंने किसी के साथ वो सेल करने के एग्रीमेंट कर लिया, ओके, या फिर सेल छोड़ो, वो हमारा एग्जांपल हो गया है, मैंने दोबारा किसी को वो गिरवी रख दिया और उसने मुझे लोन भी दे दिया। अब जो चार्ज मैंने पहले क्रिएट कर रखा था वो रजिस्टर्ड भी था, गॉट इट। तो सामने वाले को पता होना चाहिए था ना कि पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसको देखना चाहिए था कि वो मेरी प्रॉपर्टी फ्री ऑफ एनी चार्ज है या नहीं है। अब उसे नहीं देखा तो उसकी गलती मानी जाएगी, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। तो ये हमारा होता है मेन कंसिक्वेंस ऑफ सेक्शन नंबर 80। आफ्टर दैट सेक्शन 82, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है या तो मैंने सारा रीपे कर दिया या फिर मैंने उतने ही अमाउंट की एसेट सामने वाले को दे दी ताकि वो अपना डेट रिकवर कर सके। ओके, अब अगर मैंने सेटिस्फेक्शन कर दिया तो CHG 4 में 30 दिन के अंदर अंदर मुझे आरओसी को बताना पड़ेगा। ओके, अगर 30 दिन नहीं बता पाया तो मुझे माफी मिल सकती है डेफिनेटली, पर विद इन 30 डेज, नॉट 30, विद इन 300 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट। मतलब पहले 30 दिन, दूसरे 270 दिन, टोटल 300 डेज। पहले 30 दिन में नहीं करवाया फ्रॉम डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो विद इन 300 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन वो आरओसी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इन CHG 4। बस ये आपको ध्यान में रखनी है। पर वही बात है, कुछ एडिशनल फीस तो पे करनी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है। अब एक बात सुनो, बड़ी बेहतरीन सी बात है। अब यहाँ पे हमारी कंपनी है, ये आरओसी को कह रही है कि सर मैंने सारा पैसा पे कर दिया है, क्या सिंपली इसकी बात पर रिलाई कर ले? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आरओसी पहले बैंक से पूछेगा ना कि सर आपको पेमेंट हुई या नहीं हुई है, ये कंपनी झूठ बोल रही है, तो इसलिए बोला हुआ नोटिस टू चार्ज होल्डर। अब अगर कंपनी से इंटीमेशन आ गया तो आरओसी एक नोटिस चार्ज होल्डर को भी देगा, 14 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई मांगेगा कि बताओ भाई कंपनी से रीपेमेंट की एप्लीकेशन आई है, हम उसको रजिस्टर्ड करें ना करें, आपको पेमेंट मिली है या नहीं मिली है। अब सिंपल सी बात है, अब चार्ज होल्डर ने बोल दिया हाँ जी सर पेमेंट मिल गई है, तो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर देगा। अब वो कह रहे नहीं सर ये तो झूठ बोल रहे हैं, हमें पेमेंट नहीं मिली, वी हैव नॉट रिसीव एनी पेमेंट, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बस ये बात है। अब अगर
आरओसी सेटिस्फाइड हो गया कि एक्चुअल में ही उसको पेमेंट मिल गई है, तो वो उसको रजिस्टर्ड कर देगा और सीएचजी 5 मेक्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज कंपनी को प्रोवाइड कर देगा, उसे चार्ज होल्डर को भी प्रोवाइड कर देगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। आसान है ना काफी। अब सेक्शन 83, इसको बोलते हैं हम शू मोटो। सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज शू मोटो? शू मोटो क्या होता है? अपने आप, अगर मान लो आरओसी सेटिस्फाइड हो जाता है कि डेट हमारा रीपे हो गया, प्रॉपर्टी रिलीज हो गई, या फिर चार्ज था वो खत्म हो गया, और उसको ये इंफॉर्मेशन कंपनी से चार्ज होल्डर से नहीं आई है, किसी थर्ड पार्टी से आई है, तो खुद भी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर लेगा और सीएचजी 5 में 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज होल्डर को और कंपनी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। बस ये ध्यान रखना आप। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑफ मैनेजर। अगर बाई अब रिसीवर क्या होता है, जो कंपनी को, या फिर अगर मानो कंपनी डिफॉल्ट कर दिया तो एसेट को रिकवर करेगा, या फिर मैनेजर कौन होता है जो देखेगा कि कहीं कंपनी प्रॉपर्टी का मिसयूज तो नहीं कर रही है, वो सब। अब कोई पर्सन के पास ऑर्डर है कोर्ट से कि उसको एक मैनेजर अपॉइंट करना है सिक्योरिटी के लिए, या फिर उनके एग्रीमेंट में ही ऐसा है, ओके, इंस्ट्रूमेंट में दिया हुआ था, तो जिस दिन अपॉइंट किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर सीएचजी 6 में मुझे कंपनी को और आरओसी को बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा ऐसा पर्सन अपॉइंट किया है। और अगर वो सेसेशन हो गया, मतलब वो चला गया छोड़ के, सुनो ध्यान से एक बात सुनो, जो आपको ध्यान देना है इसमें, जब वो अपॉइंट हुआ तो इंटीमेशन कौन देगा? जिसने वो अपॉइंट किया है। अगर वो सेसेशन हो गया तो इंटीमेशन कौन देगा आरओसी को? जिसने अपॉइंट किया था ना, जो हटा है वो, मतलब रिसीवर खुद नोटिस देगा आरओसी को कि अब मैंने ऑफिस सीज कर दिया है। बस ये था आपका पॉइंट। सेक्शन 81, रजिस्टर और चार्ट केप्ट बाय आरओसी। अब आरओसी हर एक कंपनी के अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करेगा कि कौन सी कंपनी के कितनी एसेट पे चार्ज क्रिएट हो रखा है। बस आपको ये चीज अगर पढ़ लेनी है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब कंपनी रजिस्टर ऑफ चार्ज, अब एक रजिस्टर आरओसी बनाएगा सेक्शन 81 में, एक रजिस्टर कंपनी बनाएगी खुद सेक्शन 85 में इन सीएचजी 7। जैसे उसके 10 एसेट्स हैं, द कंपनी हैविंग 10 एसेट्स एंड आउट ऑफ 10 कितनों पे उसने चार्ज क्रिएट कर रखा है वो उस रजिस्टर में मेंशन कर देगा, और कोई भी पर्सन उसको इंस्पेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आर विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फीस। बस। अब रजिस्टर ऑफ चार्ज की प्रिजर्वेशन बोला हुआ है कि कब तक उसको रखने हैं। अगर चार्जेस सीएचजी 7 वाला वो परमानेंट है हमेशा। अगर सीएचजी 1 की कॉपी है और हमारा इंस्ट्रूमेंट डीड है, लोन एग्रीमेंट है, वो 8 इयर्स तक, जब सेटिस्फेक्शन हो गया वहां से 8 साल। ये नाम के एमसीक्यू जरूर बन सकते हैं, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा ये फ्रॉम और टू वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यू नोटिस हो जाएगा, और वैसे ही 8 साल कहां से, जिस टाइम से सेटिस्फेक्शन हुआ है वहां से 8 साल। याद रहेगी बात, उम्मीद करता हूं मैं आपसे। फिर हमारा लास्ट सेकंड देखो, सेक्शन 86, अगर कोई भी प्रोविजन में डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी? 5 लाख, और ऑफिसर के ऊपर कितनी? 50,000। अगर पर्सन ने जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन भेजी तो 447 में लायबल हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे अपना प्रोस्पेक्टस में। अब ये हमारा है लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 87। अल्टीमेटली प्रोविजंस ओवरराइड कर दिए। अब वो केस बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। प्रोविजंस ओवरराइड कर दिए, डिले कर दिया, रजिस्टर नहीं करवाया, ओके, या फिर जो इंफॉर्मेशन दी थी वो गलत दे दी थी, तो हम ये पाप धो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके। मतलब अगर उसने, पहले मैं केस बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। अगर वो रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देना भूल गया या फिर मिस स्टेटमेंट डाल दी उस फॉर्म में जो उसने सबमिट किया है, तो वहां पे वो सीएचजी 8 में रेटिफिकेशन के लिए, मतलब माफी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकता है। और अगर सीजी सेटिस्फाइड हो गया कि वो एक्सीडेंटल था, अनइंटेंशनली था और इससे किसी का भी नुकसान नहीं हुआ है, तो वो माफीनामा दे देगा और रेक्टिफिकेशन के लिए अलाउड कर दे कि आप दोबारा से सबमिट कर सकते हो, या फिर एक्सटेंशन का टाइम लिमिट भी दे देगा।
ओके। एक्सटेंशन का कैसे, मतलब मान लो पहले 30 दिन में नहीं करवाया था तो एक्सटेंड कर देगा, या फिर सेटिस्फेक्शन था वो 300 दिन में भी नहीं करवाया तो उसको और एक्सटेंड करवा देगा, तो ऐसा सीजी कर सकता है। तो ये तो अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सो ऐसे ही हम कवर करेंगे, इसमें ट्राई करेंगे 30 अगस्त से पहले एक सारे चैप्टर्स पूरे हो जाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, पढ़ते रहो क्योंकि पेपर बिल्कुल पास आ गए हैं, बस महीना सवा महीना ही रहा है। सो बिल्कुल जी जान लगा तो पढ़ने में। आप इस तरह से पढ़ो कि दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर योर ग्रुप वन। ओके, आपका इंटेंशन ऐसा रहना चाहिए कि बस इसके बाद मुझे ग्रुप वन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। और फर्दर फॉर परचेजिंग एनी टेस्ट सीरीज और एनी रेगुलर लेक्चर्स और एनी रिविजन लेक्चर्स, kindly DM me as interested. Okay, I will help you a lot. Bye bye, have a nice day.